नमस्कार। देखिए, हमारे सामने कुंडली है 18 वर्षीय युवक की। और इस कुंडली में सबसे खास बात यह है कि कुंडली के 7 ग्रह एक ही भाव के अंदर बैठे हुए हैं। ये देखिए, कुंडली के दूसरे घर में 7 ग्रह बैठे हुए हैं। एक ग्रह बैठा है बृहस्पति बाहर 9, 8वां और 9वां केतु। तो आज इस अद्भुत कुंडली का विश्लेषण करेंगे हम और देखेंगे कि कुंडली में किस प्रकार से देखते हैं कि 8 ग्रह अगर एक साथ बैठे हुए हों तो उनका, या 7 ग्रह एक साथ बैठे हुए तो उनका क्या फल होता है। सबसे पहले हम शुरुआत लगन से ही करते हैं हमेशा। ये लगन मेष लगन है। मेष लगन और मेष लगन एक अग्नि तत्व राशि का लगन कहलाता है। यानी बच्चा एनर्जेटिक है, व्यक्ति के अंदर क्षमताएं हैं, व्यक्ति के अंदर साहस और हिम्मत है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं के बल पर कुछ करने में सक्षम भी होते हैं। लगन जब मंगल का हो तो यह अग्नि तत्व राशि का मंगल है, चर राशि का मंगल है। स्वभाव के अंदर चंचलता देता है, व्यक्ति का मन इधर उधर रहता है, एनर्जी से भरपूर होता है। यानी अगर ऐसे व्यक्तियों की एनर्जी ठीक स्थान पर नहीं लगी तो जीवन खराब हो जाता है। तो चर लगन क्रोध भी देता है, जल्दबाजी भी देता है, एग्रेशन भी देता है, लेकिन मेहनती व्यक्ति होते हैं, छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं लेकिन समझदार होते हैं। लगन का मालिक मंगल है, क्योंकि लगन के ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। लगन का मालिक दूसरे घर में मंगल। लग्नेश का दूसरे घर में जाना, व्यक्ति कुटुंबवादी है, घर परिवार से जुड़ा हुआ है, कुटुंब से जुड़ा हुआ है, अच्छे कुटुंब से जुड़ा है, घर परिवार का सहयोग मिलता है। वाणी के लिए थोड़ा सा स्पष्ट हो जाता है, यानी ऐसे लोग थोड़ा सा बोलचाल में अगर देखें तो थोड़ा क्लियर कट हो जाते हैं बिल्कुल, कि यानी मन में जो आ गया वो बिल्कुल बोल दिया, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, वो स्थिति यहाँ देखी जाती है। लग्नेश का दूसरे घर में जाना धन के लिए अच्छा है, घर परिवार से सहयोग के लिए अच्छा है, कुटुंब के लिए अच्छा है, कुटुंब वृद्धि के लिए अच्छा कहला जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में अचानक से भाग्योन्नति करने वाले होते हैं। यानी उनकी लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो सडन होते हैं। इनके जीवन में जो भी घटनाएं होंगी वो सडन होंगी, अचानक से इनके जीवन में घटनाएं देखी जाती हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, अपनी एजुकेशन की कैचिंग पावर इनकी अच्छी होती है, अपने बच्चों पर भी ये जीवन में कमांड रखते हैं। यानी इनकी जो संतान होंगी उस पर भी इनका अच्छा खासा कमांड होगा कि नहीं, मुझे इन्हें कुछ जीवन में बनाना है, चाहे उसके लिए मैं प्यार से समझाऊं चाहे मार से समझाऊं, लेकिन ऐसा व्यक्ति करता है। चलिए, ये तो हुई लग्नेश के दूसरे घर में बात। राशि है वृषभ राशि। चंद्रमा कुंडली में उच्च के होकर दूसरे घर में बैठे हुए हैं। अब साथ में सूर्य भी है, और सूर्य और चंद्रमा अगर किसी भी कुंडली में एक साथ हो जाएं तो अमावस्या का योग है। चंद्रमा या राशि के मालिक हैं। सूर्य, चंद्रमा, राहु केतु एक्सेस में अगर हों तो ऐसा कहा जाता है कि ये बच्चे ग्रहण के आसपास पैदा हुए बच्चे हैं। यानी उस दिन अवश्य सूर्य ग्रहण पड़ रहा था। थोड़ा सा मैं और इसको चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ग्रह कुछ छुप रहे हैं। सूर्य यहाँ 0 डिग्री का है और राहु यहाँ 24 डिग्री का है, तो इसको हम ग्रहण नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, जब सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु एक्सेस सभी आ जाएं तो ये मानसिकता के लिए अच्छा नहीं होता। एक तो आपका लगन एग्रेशन है, दूसरा आपका मंगल भी दूसरे घर में है, सूर्य चंद्र राहु केतु, क्योंकि राहु केतु एक्सेस है। तो व्यक्ति को जीवन में अपने दिमाग पर बहुत संतुलन रखना होगा, अपनी बुद्धि पर संतुलन रखना होगा, अपनी वाणी पर संतुलन रखना होगा। कभी कभी ऐसे बच्चे को जन्मजात कोई ना कोई बीमारी मिलती है माता के गर्भ से। कभी कभी वो जल्दी उजागर होती है, कभी को देर से उजागर हो जाती है। उसका ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उसको आखिर बीमारी क्या है। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों के साथ कहा जाता है कि ऐसे लोगों को कोई ना कोई जन्मजात बीमारी हो सकती है। चेहरे से संबंधित रोग, दांत से संबंधित, आंखों से संबंधित, मुख से संबंधित, बालों से संबंधित, त्वचा से संबंधित रोग ऐसे लोगों को मिलने की पूरी तरीके से संभावनाएं देखी जाती हैं। जब सूर्य चंद्र राहु केतु का एक्सेस हो तो अधिकतर आँखों से संबंधित गंभीर रोग या आँखों का बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, एक ही आँख के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होते चले जाना, वो भी ज़्यादा हद तक यहाँ देखा जाता है। क्योंकि दूसरे घर का मालिक शुक्र दूसरे ही घर में बैठा है, इसलिए जीवन में पैसे की तो प्रॉब्लम नहीं है।
घर परिवार से भी मिलेगा, व्यक्ति अपने बल पर भी कमाएगा। लेकिन जब धन भाव पर इतने सारे ग्रह हों तो व्यक्ति को धन की वैल्यू भी समझनी होगी, व्यर्थ के खर्च से बचना होगा। क्योंकि जितने ज़्यादा प्लस पॉइंट यहाँ दिख रहे हैं कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, ये सब धन योग बना रहे हैं दूसरे घर में। बोलचाल से पैसा कमाना, वाणी के द्वारा पैसा कमाना, वो सारा मुझे यहाँ दिखाई देता है। और आप देखिएगा कि यहाँ शनि भी बैठे हुए हैं। तो ये देखिए, लगन का मालिक, कर्म का मालिक, सप्तम भाव का मालिक, चौथी, चारों केंद्र के मालिक यानी मंगल, चंद्र, शुक्र, शनि सब दूसरे घर में। यानी ऐसा व्यक्ति बोलचाल के माध्यम से पैसा कमाने में सक्षम है, घर परिवार से भी सक्षम है, घर से सहयोग भी मिलेगा। अधिकतर ऐसे लोग कभी कभी देखा है कुटुंब से जुड़े हुए काम, कुटुंब से जुड़े हुए व्यवसाय अगर जीवन में करते हैं, या फादर जिस काम को कर रहे हैं उसी काम को आगे बढ़ा लिया तो भी अच्छा है। बाकी प्रोफेशन पे भी अभी मैं बात करूंगा, लेकिन यहाँ ग्रहों के बारे में अभी बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि शुक्र कुंडली में दूसरे और सप्तम का मालिक होकर दूसरे ही घर में बैठा है। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अधिकतर कुछ ज्योतिषी लोग ऐसे होते हैं, वो क्या कहते हैं कि दूसरा घर मार्केश होता है। वो दूसरे घर में बैठी हुई ग्रहों को देखते ही ये समझ लेते हैं कि मार्केश होने वाला है व्यक्ति को, तो व्यक्ति क्या करता है, डर जाता है इन चीज़ों से। जबकि मार्केश की कैटेगरीज अलग होती हैं। ज़रूरी नहीं है हर मार्केश आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। हो सकता है आपको एजुकेशन कर रहे हो, एजुकेशन फेल हो जाए, आप कोई काम कर रहे हो, काम फेल हो जाए, संतान को कोई प्रॉब्लम हो जाए, पत्नी के साथ कुछ घटना घट जाए, तो ये भी सब अपने आप में एक मार्केश जैसी स्थितियां होती हैं जिससे व्यक्ति को दुख होता है, आघात होता है। क्योंकि सबसे बड़ी जो सुख है जीवन में वो स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य से बड़ा जीवन में कोई सुख नहीं है। तो हेल्थ इश्यूज़ तो इस कुंडली में हैं जो दिखते हैं। जैसे धन भाव के अंदर बुध भी बैठा हुआ है। अब बुध कहने को वाणी का कारक है, लेकिन षष्ठेश भी है। यानी ये स्थिति कभी कभी धन से संबंधित चिंताएं दिखाएगी अपनी दशांतर दशा के अंदर। इसलिए ये व्यक्ति को जीवन में पैसा तो आएगा, घर परिवार से भी मिलेगा खुद के बल पे, लेकिन उसको पैसे की वैल्यू समझना पड़ेगा कि आखिर पैसा क्या है, कैसे कमाते हैं और कितने हद तक मुझे उसका ख्याल रखना है। उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना होगा। अपनी मानसिकता पर संयम रखना होगा, अपने विचारों पर संयम रखना होगा, घर के बड़े बूढ़ों से सलाह लेकर चलनी होगी, स्वयं के निर्णयों पर कंट्रोल रख के जो समझदार आदमी है, इन्हें जीवन का एक्सपीरियंस है, उनसे अपने जीवन में सलाह लेके काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जब ये इतने सारे ग्रह एक ही भाव में हों तो इनकी प्रेडिक्शन करना मुश्किल होता है। उसके लिए हमें नवांश कुंडली का सहारा भी लेना पड़ता है। अब सूर्य शिक्षा कराने वाले मालिक हैं लग्नेश के साथ दूसरे घर में, यानी बुद्धि की कमी नहीं है, एजुकेशन भी ठीक ठाक दिखती है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी दिखती है, टेक्निकल एजुकेशन भी दिखती है। तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ जब मैं कर्म भाव का मालिक दूसरे घर में, दूसरे घर के मालिक के साथ देखता हूँ, लग्नेश भी दूसरे घर में है, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बोलचाल से संबंधित कार्यों में ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। यानी ऐसे काम जो फाइनेंस से जुड़े हुए हों, बोलचाल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता हो, आप दूसरे को कंसल्टेंसी देते हैं, लोगों को समझाते हैं, टीचर हैं, आपका काम है ज्ञान देना, आपका काम है लोगों को समझाना, ऐसे सभी कार्यों में ये व्यक्ति जीवन में तरक्की हासिल कर लेता है। बहुत सारे कार्य इस कुंडली के हैं। जैसे खाने पीने से जुड़ा हुआ व्यवसाय करेगा तो सही रहेगा, कुटुंब से जुड़ा हुआ काम करेगा तो सही रहेगा। साथ ही साथ ऐसे कार्य जिसमें बहुत ज़्यादा बोलचाल का, भाषा का इस्तेमाल होता हो, वो कार्य भी ठीक रहेंगे। वकालत से संबंधित कॉम्बिनेशंस भी इस कुंडली में बनते हैं। अगर ये व्यक्ति वकालत कर ले तो भी अच्छा। तो कॉम्बिनेशंस बहुत सारे हैं कुंडली के अंदर, और जितने भी कार्य मैं आपको बता रहा हूँ वो कोई भी कार्य विफल नहीं है। किसी भी कार्य को पकड़ लेगा तो जीवन में तरक्की हो जाएगी। क्योंकि बृहस्पति इस कुंडली में तीसरे घर में भाग्येश होके है। एक और बात, कुंडली का केंद्र खाली है। जब केंद्र खाली होता है तो मैंने देखा है लोगों को घर के सुख में कमी आती है। ऐसे लोग जिस स्थान पर पैदा होते हैं वहाँ से किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक बृहस्पति भी तीसरे घर में है, यानी भाग्य भी कहीं दूर स्थान से बन रहा है। तो वो सारी स्थितियाँ मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। सूर्य, चंद्र, शुक्र, शनि, मंगल अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग और धन योग
यहाँ बना रहे हैं। अब कुंडली में राजयोग कब मिलेगा, धनयोग कब मिलेगा, वो दशाओं पर निर्भर करता है। आपके बच्चे की कुंडली को देखकर हर कोई कह देगा इसको कालसर्प नाम का दोष या योग है, जो कि शास्त्र में लिखा हुआ कहीं भी नहीं है। तो शास्त्र के योग की ना माने, ये माने कि दो अशुभ ग्रहों की कैटेगरी में राहु केतु आ गए, राहु केतु ने इन सारे ग्रहों को घेर लिया। इसको कलयुग में कालसर्प दोष कह देते हैं लोग बाग, इसके नाम से अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। वो उनकी स्थितियाँ क्या है, लेकिन मेरा काम है आपको सही ज्ञान देना। हिंदुस्तान में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें जो उज्जैन ज्योतिर्लिंग है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, आप वहाँ बच्चे को ले जाएं और वहाँ जाकर किसी पंडित से कहें कि हमें कालसर्प दोष के नाम की ये पूजा करानी है। इसको आप करा लेना। जीवन में कम से कम मैं समझता हूँ 3 से 4 बार ये पूजा होनी चाहिए। तो समय समय काल पर अभी करा लो, फिर 5-7 साल बाद करा लो, फिर 5-7 साल बाद करा लो, उतना बढ़िया रहेगा। उसी हिसाब से जीवन में व्यक्ति को जीवन में भगवान शिव की आराधना करना सबसे बेहतर रहेगा। शिव जी की पूजा, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, रुद्राष्टकम का पाठ करना, माँ मृत्युंजय मंत्र का जाप करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना, लिंगाष्टकम का पाठ करना, ये सारे जो पाठ मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से कुछ भी जो बच्चे का मन करे, क्योंकि इस कुंडली के लिए जो उपाय हैं वो यही है। शिव पूजा करना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना रोजाना, ये इसके लिए उपाय हैं। यही उपाय इस कुंडली के लिए बेहतर है और कोई उपाय मैं इनको बताना नहीं चाहूँगा। चलिए थोड़ा सा दशाओं के बारे में बात करते हैं कि राहु की महादशा बच्चे को चल रही है। क्या है राहु कुंडली के अंदर? धन भाव में बैठा हुआ है, दूसरे घर में बैठा है, दूसरे घर के मालिक शुक्र के साथ बैठा है। यानी व्यक्ति के जीवन में पैसे की कमी नहीं है, व्यक्ति को घर परिवार सहयोग दे रहा है, व्यक्ति को कुटुंब के व्यक्ति विशेष सहयोग दे रहे हैं, माता पिता सहयोग दे रहे हैं। अब उसके साथ बैठा है सूर्य जो कि पंचमेश है, इसका मतलब शिक्षा हो रही है। लग्नेश भी वही है, चंद्रमा शुक्र शनि सब वही हैं। यानी राहु की दशा एजुकेशन करा रही है, प्रोफेशनल एजुकेशन करा रही है। वाणी पर संयम रखना होगा, बोलचाल पर संयम रखना होगा, बिना बात की बोलना नहीं है, व्यर्थ नहीं बोलना है, जिद नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्रोध से बचना है। इसमें कमी और अच्छी बातें दोनों दिखाई दे रही हैं, तो मैं दोनों ही बता के आपको चल रहा हूँ। राहु नवांश कुंडली में देखिए सूर्य की राशि में दशम भाव से संबंध बनाता है। सूर्य भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, भाग्येश से दृष्ट हैं। दशमांश में भी राहु को देखिएगा आप, ये प्रोफेशन चार्ट के लिए देखते हैं। राहु देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है, दशम से संबंध बनाता है, कर्म भाव से संबंध बनाता है, बुध की राशि में, बुध लगन में। इसका मतलब राहु की दशा में एजुकेशन भी हो रही है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी हो रही है, और बच्चे की उम्र हो गई 18 साल। अक्टूबर 17 से अक्टूबर 20 तक राहु में शुक्र चलेगी, ये अक्टूबर 20 में ख़त्म हो जाएगी। फिर आएगी राहु में सूर्य, सूर्य पंचमेश दशमेश के साथ, यानी बच्चा किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में एडमिशन लेने जा रहा है। राहु सूर्य की स्थिति यहाँ भी दिखाई देती है, राहु सूर्य की स्थिति यहाँ भी दिखाई देती है। अब ये सारी स्थितियाँ आने वाले समय में, चाहे राहु सूर्य हो, उसके बाद राहु चंद्रमा है सितंबर 21 से मार्च 23, फिर राहु में मंगल। यानी एक बात तो पक्की हो गई कि बच्चा एक तो घर से दूर जा सकता है। दूर जाने का मतलब है कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं रोज़ाना 40 किलोमीटर जाते हैं, 40 किलोमीटर आते हैं। कभी कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, कभी वहीं रहते हैं कमरा लेके। तो वो स्थितियाँ साफ तौर पर नज़र आ रही है, लेकिन हाँ एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो रही है। राहु ने ये सब दर्शा दिया। कमी जो थी हॉरोस्कोप की वो मैं आपको बता दी हैं, उन पर इनको खास ध्यान देना होगा। बाकी बुद्धि की कोई कमी नहीं है, जीवन में व्यक्ति चाहे तो बहुत कुछ अपने बल पर हासिल कर सकता है। इस बच्चे के भाग्य में सरकारी नौकरी है या व्यापार है? चलिए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं इस कुंडली पे कि राहु की दशा है, क्या बच्चे को सरकारी नौकरी मिल सकती है? देखिए इस कुंडली में मैंने बार बार एक बात कही थी, कुटुंब से जुड़ा हुआ काम, व्यापार अगर ये करता है तो बढ़िया रहेगा। मैं इस कुंडली को ज़्यादा अंक दूंगा व्यापार की दृष्टिकोण से, लेकिन कोई भी व्यापार बिना शिक्षा के बेकार है। तो पहले ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा कराना। अभी 2024 तक यानी जीवन के 22 साल की उम्र तक इनके पास जो है वो पढ़ने का समय है। तो इनको किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में एडमिशन दिला सकते हैं आप। कोई टेक्निकल एजुकेशन है, चाहे वकालत करवा रहे हैं आप इनसे, LLB पढ़वा रहे हैं, कोई BA LLB कराते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा रहे हैं, या
बीबीए है, बीसीए है, बीटेक है, वो सब कॉम्बिनेशन इसमें टेक्निकल एजुकेशन के अच्छे खासे हैं। एडमिशन दिला दोगे तो बच्चा कर भी लेगा। लेकिन जीवन में जब अप्रैल 2024 आएगी, जिसमें बृहस्पति की महादशा इनको लगेगी, ये इनको एक स्वतंत्र व्यवसाय की तरफ धकेलेगी कि भी नौकरी छोड़ो, व्यवसाय करो, बिजनेस करो, और वो इनके जीवन में बड़ा अच्छा समय होगा। तो मैं इस हॉरोस्कोप को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा नंबर दूंगा बनिस्पत नौकरी के। सरकारी नौकरी का इसमें कोई योग दिखाई नहीं दे रहा। चलिए अब बात करते हैं बच्चे को कौन से फील्ड में भेजा जाए, दाखिला दिलाया जाए। उसके बारे में मैंने आपको काफ़ी सारे फील्ड बता दिए हैं। जो भी फील्ड आपको ठीक लगता है आप उसमें दाखिला दिला सकते हैं। शादी के योग कब हैं? चलिए शादी के बारे में देखते हैं। थोड़ा सा शादी के कारक ग्रह को देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपके सामने यहाँ लेकर आ रहा हूँ सभी ग्रह। सूर्य 0 डिग्री का है, बुध 16 डिग्री का है, शनि 21 डिग्री है, राहु 24 है, मंगल 27, चंद्रमा 29 और शुक्र 29। जब चंद्रमा शुक्र 29 डिग्री के हैं, बिल्कुल अंत डिग्री पे हैं, और शुक्र सप्तम भाव का मालिक भी है, शादी कराने वाला ग्रह कहलाता है, शादी कराने का कारक भी कहलाता है, नवांश में नीच का हो गया। तो थोड़ा शादी मिलान से करिएगा, कुंडली मिलान करके शादी करें, गुण मिलान करके शादी ना करें। अच्छी खासी स्थिति देख लीजिए, क्योंकि मैरिड लाइफ वाइज इस हॉरोस्कोप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ज़्यादा नहीं हैं। ऐसे लोग मनमर्जी का विवाह करते हैं, कभी कभी ऐसी स्थिति देखी जाती हैं, कोई जानकारी में विवाह हो जाता है या व्यक्ति लड़की को पहले से जानता है। इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस भी आपकी कुंडली में नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, ये कुंडली थोड़ा खर्चीला ज़्यादा रहेगी, यानी जीवन में धन संचय पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। ऐसे लोगों को यात्राएं करना, मौज मस्ती करना, इधर उधर जाना, दूर विदेश यात्रा भी करेगा व्यक्ति ऐसा, लेकिन पैसे पर थोड़ा इनको कंट्रोल जमा के करना पड़ेगा। पता लगा जितना पैसा आया उतना उड़ा दिया किसी न किसी शौक़ में, कुछ खरीदने में, कुछ घूमने में, कुछ फिरने में, वो सारी स्थितियाँ भी यहाँ मुझे बनती दिखाई दे रही हैं। शादी के योग कब हैं बता देता हूँ। बृहस्पति की महादशा में शादी के योग बनेंगे, क्योंकि गुरु कुंडली के एकादश भाव में बैठा है, नवांश में, और गुरु का संबंध यहाँ शुक्र से, मंगल से और चंद्रमा से बनता है, यानी गुरु में गुरु, पहला शादी का योग अप्रैल 24 से मई 26 के बीच। उसके बाद ये योग सीधा जाके फरवरी 32 से अक्टूबर 34 के बीच चला जाएगा। तो ये दो प्रकार के योग मैंने दिखाए हैं, और ये नवांश कुंडली भी ये कहती है कि इनकी शादी इनकी जानकारी में ही होगी। या तो घर परिवार को आप पहले से जानते होंगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि लगभग लड़का पहले से जानता हो, जिसको आज के समय में हम लव मैरिज कहते हैं, वो योग भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। राहु में शुक्र चल रही है, अभी ये अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से एजुकेशन के लिए अच्छा समय है। आप एजुकेशन में इनको दिलाइए, अच्छा रहेगा। जो ऑप्शंस मैंने आपको बताए उनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए, क्योंकि ये हॉरोस्कोप किसी एक ऑप्शन पर जाके नहीं टिकती। बच्चा किसी भी फील्ड में डाल दोगे इनमें से कर लेगा। मेरे हिसाब से बच्चे के अंदर अच्छी पकड़ है। बच्चे के भाग्य में कितना पैसा रहने वाला है, देखिए कितना पैसा तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन अच्छा खासा पैसा मुझे खूब दिखाई दे रहा है। अपने बल पे भी कमाएंगे, घर परिवार से भी कमाएंगे। ये एक करोड़पति व्यक्ति की कुंडली है। भविष्य कैसा रहेगा? भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। 2024 से जैसी बृहस्पति की दशा शुरू होगी भाग्य स्थान की, वो भविष्य इनके जीवन में काफ़ी अच्छा रहने वाला है। व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले समय में अच्छी खासी तरक्की करेगा। जिन चीज़ों की कमियों के बारे में बताया उन पर खास ध्यान देगा तो ज़्यादा बेहतर इस व्यक्ति के लिए रहेगा। पूजा मैंने इनको बता दी है, सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव की पूजा इनको करनी होगी। सूर्य देव को जल दे सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये सब पूजा पाठ इस बच्चे के लिए ठीक रहने वाली है। रतन के बारे में बात करें, अभी उम्र हो गई है इनकी 18 वर्ष। हाँ, ये कोई ना कोई रतन तो अवश्य पहन सकते हैं। मैं सिर्फ पुखराज रतन पहनने की सलाह यहाँ बच्चे को दूंगा, बाकी और कोई रतन पहनने की सलाह मैं यहाँ बच्चे को नहीं दूंगा। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसी कुंडलियों को देखकर लोगों को डरा देते हैं कि कुंडली में 8 ग्रह एक साथ बैठे हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये दोष, वो दोष, फलाना दोष। जो जो उपाय मैंने आपको बताएं वो करना, वो करवाना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जीवन में। आप इस बात से निश्चिंत रहिएगा।
तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। नमस्कार।